वुमेन्स प्रीमियर लीग 2024 का आगाज हो चुका है। चंद घंटों के बाद पहला मैच देखने को मिलेगा, वो मिलेगा मुंबई इंडियंस वर्सेस दिल्ली कैपिटल। जहां फर्स्ट सीजन खत्म हुआ था, वहीं सेकंड सीजन वहीं से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि फर्स्ट सीजन का जो फाइनल मैच था इन दोनों के बीच खेला गया था, वो बहुत टक्कर वाला मैच हो सकता था, लेकिन हाँ, मजेदार गेम जरूर था। लेकिन ये जो स्टार्टिंग का जो मैच है इन दोनों के बीच, यहाँ पर हम लोगों को जरूर अच्छा गेम देखने को मिल सकता है। अब देखते ये हैं कि यहाँ पर कैसा खेलते हैं। उससे पहले आप लोग भी ये सोच रहे होंगे कि इस ग्राउंड की पहले रिपोर्ट मिल जाए, कहाँ पर मैच हो रहा है, पिच रिपोर्ट कैसी रहेगी, उसके अलावा कौन सा बैट्समैन पिछले टाइम से अच्छा खेल रहा है, उसके अलावा जो कोई बॉलर है वो कौन सा अच्छा प्रदर्शन कर चुका है, वो सारी रिपोर्ट मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीटली देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जिस मैदान पर ये मैच हो रहा है वो है एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु। आरसीबी की सबसे फेवरेट जगह, घरेलू जगह है ये। लेकिन वुमेन प्रीमियर लीग के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर अब तक कोई मैच नहीं हुआ, यानी कि फर्स्ट सीजन में यहाँ पर एक भी मैच नहीं खेला गया। तो ये इंटरेस्टिंग होगा देखना कि यहाँ पर किस तरह से ये वुमेन प्रीमियर लीग चलेगा, क्योंकि यहाँ पर आधे मैच इसी मैदान पर होने वाले हैं, जो करीबन 23 तारीख से लगाकर 4 मार्च तक जो मैच होंगे वो सारे यहीं पे होंगे। तो एक ही ग्राउंड है और इस ग्राउंड पर सारे मैचेस होंगे। ये ग्राउंड दिखने में तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसकी जो बाउंड्रीज हैं वो छोटी रखी गई है। करीबन 56 से 57 मीटर के आसपास की यहाँ पर बाउंड्री रहेगी, यानी कि एक छोटा मैदान है जहाँ पर चौके छक्के की बरसात देखने को हर बार मिलती है आईपीएल में। लेकिन अगर ग्राउंड छोटा है तो देखते हैं कि वुमेन प्रीमियर लीग में क्या होता है, क्योंकि जितनी बाउंड्री छोटी होगी छक्का मारना उतना आसान होगा। तो इसके लिए T20 के लिए इसको बैट्समैन का स्वर्ग बोला जाता है इस मैदान को, क्योंकि यहाँ पर जो चौके छक्के की बरसात होती है ना, अल्टीमेट। उसके अलावा अगर मैं ग्राउंड की बात करता हूँ तो आउटफील्ड बहुत तेज है, यहाँ पर रन बटोरना भी आसान है। फ्लैट जो मैदान है, फील्डिंग करने का भी मजा आता है इस मैदान पर। अब बात करते हैं इसके पिच की। पिच में बॉलर जो फास्ट बॉलर हैं उनको बाउंस देखने को मिलता है, जब वो बॉलिंग करते हैं बाउंस अच्छे से आती है, लेकिन बैट्समैन के बैट पर जरूर लगती है। और जब बैट पर लगती है तो भाई साहब, जैसे मैंने आपको बोला है कि चौके और छक्के की बरसात जरूर होती है। तो फास्ट बॉलर को उतनी इसमें जो है नहीं मिलती है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक बात ये आती है कि अगर थोड़ी सी लाइन और लेंथ पर ध्यान दिया जाए तो फास्ट बॉलर को विकेट मिल ही जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस ग्राउंड पर ड्यू इफेक्ट जरूर करता है। जो शाम का मैच होता है, मैं पहले ही बता देता हूँ, जो हमेशा जो शाम का मैच होता है, जो सेकंड पारी होगी उस सेकंड इनिंग में बॉलर को दिक्कत आएगी, लेकिन बैट्समैन आराम से रन बना सकता है, यानी कि यहाँ पर चेस अच्छे से होता है। तो ये पिच स्पिनर को फायदा दे सकता है, लेकिन जो आप लोग सोच रहे हैं कि बॉलर के ऊपर हम लोग डिपेंड करेंगे तो ये मैच नहीं हो सकता, क्योंकि जितने भी मैच यहाँ पर हुए हैं वो इसी अकॉर्डिंग हुए हैं। लेकिन वुमेन प्रीमियर लीग का पहला मैच है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो ये ग्राउंड छोटा है, उसके हिसाब से स्कोर बड़ा होने के बहुत ज़्यादा आसार है, राइट। चलिए आगे की बात करते हैं। ओके, इस ग्राउंड पर अब तक कौन कौन से मैच हो चुके हैं उसकी डिटेल हम लोग जान लेते हैं, ताकि आप लोगों के दिमाग में क्लियर हो जाए कि क्या क्या हो रखा है इस मैच में। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल T20 की। तो 8 मैचेस हुए हैं। फर्स्ट इनिंग में जो खेलने वाले हैं वो 3 बार जीते हैं। सेकेंड इनिंग में जो खेलने वाले हैं वो 5 बार विजेता रहे हैं। हाईएस्ट स्कोर 202 रन बने हैं, और उसके अलावा जो लोएस्ट स्कोर है वो सिर्फ 122 रन बने। यानी कि अगर कोई टॉस जीतेगा तो टॉस जीतने के बाद वो क्या करेगा आप सबको पता है, राइट। आगे की बात करते हैं। अब आईपीएल की बात करते हैं। सबसे ज्यादा मैचेस आईपीएल के ही होते हैं, और इस मैदान पर लगभग 84 मैचेस हो चुके हैं, और उसमें फर्स्ट इनिंग वाले 37 बार जीत चुके हैं, लेकिन सेकंड पारी वाले 45 टाइम जीत चुके हैं। हाईएस्ट स्कोर 263, यहाँ पर क्रिस गेल का राज चलता था, ठीक है। उसके अलावा जो लोएस्ट स्कोर है वो 82 रन है। अब बात करते हैं कि कोई वुमेन्स का मैच हो चुका है क्या? बिल्कुल हो चुका है। वुमेन T20 हो चुका है। यहाँ पर 8 मैचेस हुए हैं, लेकिन इसमें फर्स्ट मैच का वाले 4 और सेकंड इनिंग वाले भी 4 बार इसमें अपना दबदबा कायम कर रखे हैं। तो अभी हमें इतना पता नहीं है कि वुमेन प्रीमियर लीग में क्या होने वाला है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि शाम के टाइम में बॉलिंग में थोड़ी सी दिक्कत आएगी।
लेकिन वुमेन प्रीमियर लीग के हिसाब से देखते हैं तो कोई भी जो बॉलर है, लगभग वुमेन प्रीमियर लीग के अंदर जो खेलने वाला बॉलर है वो लगभग उनकी स्पीड इतनी नहीं आती 140-50 के आसपास, ताकि बैट्समैन को खेलने में मज़ा आए। लेकिन वहाँ पे स्लो बॉलिंग ज़रूर होती है, तो देखना ये पड़ेगा कि बैट्समैन अपनी गलती से यहाँ पर आउट होता है या फिर वो इस बाउंड्री को टच करता है। तो इस तरह से रहेगा। हाईएस्ट स्कोर अभी तक महिलाओं का रहा है 163 और लोएस्ट स्कोर रहा है 91। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करते हैं अब इस मैच की, तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि दिल्ली और मुंबई इन्होंने लास्ट सीजन में बहुत शानदार प्रदर्शन किया था। 8 मैच दोनों टीमों ने, मतलब 5 टीमें थी, उन्होंने 8-8 मैच सारे ने खेले, लेकिन उसमें 6 और 6 का आंकड़ा बराबर है और लॉस का भी आंकड़ा बराबर है। ये दोनों आपस में एक साथ जब मैच किया था तो एक बार मुंबई इंडियंस, दूसरी बार दिल्ली कैपिटल जीती थी, लेकिन इनके बीच में 3 मैच हुए हैं। लास्ट सीजन में जो फाइनल वाला मैच था वो दिल्ली कैपिटल के हाथों से छीन लेती है मुंबई इंडियंस। इस मैदान में ये नहीं कह सकते कि ये जो मैदान है सिर्फ और सिर्फ जो है बैट्समैन के लिए कारगर है, बॉलर के लिए भी होता है, लेकिन वहाँ पर ये ध्यान रखना पड़ेगा कि बॉलर किस तरह का है और उसने पिछले टाइम में कितना एफर्ट लगाया है, उसके ऊपर ये ज़्यादा इफेक्ट करेगा। उसके अलावा बात करते हैं कि इन दोनों के बीच में कौन कौन से मैच हुए हैं लास्ट सीजन, ताकि आप लोगों को पता चले कि इन दोनों के बीच में जब मैच होगा तो कितना कड़क होगा। दिल्ली कैपिटल की बात करता हूं तो दिल्ली कैपिटल पिछले टाइम में फेवरेट टीम रही थी, क्योंकि उस टीम के अंदर सारे ऐसे भरमार खिलाड़ी भरे हुए थे जिनका एक बैट्समैन अगर चल जाए तो वो सारी की सारी टीम को बेड़ा पार लगा सकता था। लेकिन इस टीम ने फर्स्ट पायदान पर अपना कदम रखा हुआ था पूरे के पूरे सीजन में, और दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस 3rd से 4th से वापस 2nd, इस तरह से आते आते 2nd नंबर पर आ गई, फिर एलिमिनेट करके फाइनल में दिल्ली कैपिटल के सामने खड़ी हो गई। अब दोनों टीमों के पास में वो बैट्समैन है, वो बॉलर हैं जो अपने दम पर मैच को बदल सकते हैं। लेकिन अब देखते हैं फर्स्ट सीजन में क्या क्या हुआ था। तो फर्स्ट सीजन का जो 7th मैच था ये आमने सामने थे, क्योंकि इस 7th मैच में हुआ यह था कि दिल्ली कैपिटल यहाँ पर टॉस जीतती है। यहाँ पर देखना समझने वाली बात है, दिल्ली कैपिटल ने पहले टॉस जीता, फिर उसने बैटिंग करी, 105 रन बना पाई 18 ओवर में और ऑल आउट हो गई, जिसमें मैग लेनिन ने 43। ये कैप्टन है और इनका प्रदर्शन शानदार ही रहा था लास्ट सीजन में। उसके बाद में जेमिमा रोड्रिग्स का भी अच्छा प्रदर्शन रहा था। उस मैच में 25 रन उन्होंने बनाए थे, लेकिन सामने मुंबई इंडियंस के जो बॉलर थे उनके सामने एक भी नहीं चली दिल्ली की। इसमें इसी वॉन्ग का बहुत शानदार प्रदर्शन, 3 विकेट। हैली मैथ्यूज जो पिछले टाइम में जो पर्पल कैप की हकदार है, उनके खाते में 3 विकेट। और हाँ, ध्यान रखना मैग लेनिंग पिछली सीजन का ऑरेंज कैप इन्हीं के पास में है, ठीक है। और हैली मैथ्यूज जो मुंबई इंडियंस की तरफ से है, उनके पास पर्पल कैप है। तो उसके अलावा शेखा के खाते में 3 विकेट मिले थे। अब बात करते हैं कि उसके खिलाफ मुंबई इंडियंस ने क्या किया। जसिका भाटिया, उन्होंने ओपनिंग करते हुए 41 रन बनाए। हैली मैथ्यूज बैटिंग ऑलराउंडर है, ध्यान रखना, बैटिंग भी करती है, बॉलिंग भी अच्छी करती है, 32 रन। और नटालिया ब्रंट का कहना है, स्काइवर ब्रंट 23 रन बनाए थे, और इनके बदौलत यहाँ पर 109 रन बना लेती हैं सिर्फ 15 ओवर में, और 2 विकेट सिर्फ होती है। तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि दिल्ली कैपिटल का जो बॉलर है यहाँ पर काम नहीं कर पाया। अब आगे की बात करते हैं। सेकंड मैच जो 18वां मैच हुआ था इन दोनों के बीच में, फिर से मुंबई और इंडियंस के बीच में जो टॉस होता है, दिल्ली जीत जाती है, वापस दूसरी बार भी टॉस जीतती है। अब इसमें क्या होता है कि वो पहले चूज करती है बॉलिंग करना, तो इस बार मुंबई इंडियंस को खेलने के लिए बुलाती है, और 109 रन यहाँ का आंकड़ा छू पाती है 20 ओवर में, और 8 विकेट खो देती है, जिसमें हरमनप्रीत कौर 23 रन जो कैप्टन थी, उसके अलावा पूजा वस्त्रकार 26, और इजी वोंग जो पिछले मैच में अच्छी बॉलिंग की थी, उनके 23 रन बनते हैं। उसके बाद में बात करते हैं एम कैप के हाथों में सिर्फ 2 विकेट आते हैं, शिखा पांडे के 2 विकेट और जेस जॉनसन के 2 विकेट यहाँ पर हाथ में आते हैं। अगली बात करते हैं दिल्ली कैपिटल की। तो दिल्ली कैपिटल ये जो 109 रन का आंकड़ा पार करने के लिए अपने मैग लेनिन वहां पर उतरती हैं 32 रन, सैफ वर्मा 33 और एलाइस कैप्सी 38 रन के बदौलत यहाँ पर मैच अपने हाथों में ले लेती है, यानी कि 110 रन सिर्फ 9 ओवर में बना लेती हैं। और यहाँ पर हैली मैथ्यूज को सिर्फ 1 विकेट मिल पाता है। इसमें
अगर इन्होंने जब बॉलिंग चूज़ की थी तब इनके हाथों में ये मैच जीत जाते हैं या ये मैच अपने हाथों में ले लेते हैं, लेकिन जब पहले बैटिंग की थी तो दिक्कत थी उनको। अब आती है फाइनल वाला मैच। इस फाइनल वाले मैच में एक दिक्कत थी, अगर दिल्ली कैपिटल टॉस जीतती है तो पहले बैटिंग लेनी चाहिए, बॉलिंग, ये आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन जो फाइनल वाला मैच था, दिल्ली कैपिटल फिर से टॉस जीतती है और यहाँ पर कंडीशन को देखते हुए पहले बैटिंग करने का फैसला लेती है, लेकिन 20 ओवर में 131 पर 9 विकेट पर स्कोर बनाती है। ये अच्छा स्कोर था। उसमें मेलेनी 35, शिखा पांडे 27 और राधा यादव जो लास्ट जो बॉलर हैं उन्होंने अच्छी बैटिंग करते हुए 27 रन बनाए मात्र 12 बॉल में। इसमें इसी वोंग के वापस 3 विकेट, हैली मैथ्यूज के 3 और एमली केर के 2 विकेट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हुए यहाँ पर नटालिया ने 60 रन मारती हैं, हरमनप्रीत कौर यहाँ पर 37 रन मारती है। तो टोटल मिला के यहाँ पर जो मैच है अपने हाथों में ले लेते हैं। राधा यादव को सिर्फ 1 और जेस जोनासन को 1 विकेट मिलता है और मुंबई इंडियंस 134 रन बना लेती हैं, 3 विकेट खोकर, वो भी लास्ट ओवर पर जाते जाते। तो देखना ये होगा कि इस मैच में क्या होता है, क्योंकि इस ग्राउंड पर पहली बार मैच हो रहा है। ये तीनों मैच अलग अलग ग्राउंड पर हुए थे, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें देखने को मिली थी। तो अब देखते हैं कि टॉस कौन जीतता है और क्या करने की कोशिश करता है, क्योंकि यहाँ पर पहले बैटिंग करना दिक्कत हो सकता है। कोई नहीं, आगे की बात करते हैं कि लास्ट कितने मैचों में इन्होंने क्या क्या किया है। तो ध्यान रखना, जो लास्ट 5 T20 मैचेस हैं, दिल्ली कैपिटल की बात करते हैं तो 3 मैच में विनिंग की है और 2 में लॉस किया है। जो फाइनल मैच था उसमें लॉस हुआ है, बाकी का जितने भी उन्होंने मैच खेले उसमें उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। लेकिन एक गुजरात के टाइम में हारी थी और दूसरा हारी थी इसी मुंबई इंडियंस के हाथों में ये हार जाती है, राइट। अब बात करते हैं मुंबई इंडियंस की। तो मुंबई इंडियंस लास्ट के जो 3 मैच है वो कंप्लीटली जीते हैं। उससे पहले उसके 2 लॉस होते हैं। 2 लॉस होते हैं, एक होती है दिल्ली कैपिटल के सामने और दूसरी होती है यूपी के सामने, यूपी वॉरियर्स के सामने, राइट। तो यहाँ पर इसका भी प्रदर्शन बहुत शानदार है। ये मैच बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब बात करते हैं कौन सा प्लेयर क्या क्या होने वाला है। मुंबई इंडियंस की बात करते हैं तो मैं सारे प्लेयर्स को आपके सामने रख दिया है। अब इसमें आपको देखना होगा कि कौन सा बेस्ट प्लेयर होगा। मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि 11 ऐसे कौन से प्लेयर हैं जिसके ऊपर आपको नजर होनी चाहिए और आप उनको देख सकते हैं। देखिए, हरमनप्रीत कौर की बात करें तो पिछले 5 मैच उनके लिए बेस्ट नहीं गए हैं। इंटरनेशनल मैच की बात कर रहा हूं। यहाँ पर जितने भी मैचेस आपको दिख रहे हैं, लास्ट के 5 मैचेस हैं, उसमें 5 मैचेस के अंदर आपको ये देखना होगा, चाहे ये डोमेस्टिक खेल रहे हैं या इंटरनेशनल खेल रहे हैं, लेकिन आपको ये देखना होगा कि किसका जो IQ लेवल है या हम लोग कहते हैं कि स्टैंडर्ड है वो फॉलो कर रही है। तो हरमनप्रीत अभी तक उनका अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा पिछले 5 मैचेस के जो अभी इंटरनेशनल खेले हैं, लेकिन T20 मैचेस में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था। ओके, फिर बात करते हैं काजी की। तो काजी का भी यही प्रदर्शन है, करीबन लास्ट के 2 मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन उससे पहले का उनका कोई भी अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। अमनदीप कौर की बात करें तो बॉलिंग भी करती है और बैटिंग ऑलराउंडर है। तो यहाँ पर उनकी बैटिंग उतनी स्ट्रेंथ की टाइप की नहीं दिख रही है, लेकिन बॉलिंग की बात करें तो एक मैच था जिसमें उन्होंने 3 विकेट लिए, बाकी के एक मैच में एक विकेट लिया है। और अमनदीप कौर की बात करते हैं तो उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है पिछले सारे मैचेस का। तो ये ध्यान रखना, ये ऑलराउंडर एक बैटर और बॉलिंग बहुत अच्छे से कर रही है। तो इनका स्कोर आप जैसे देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर बॉलिंग का भी लगभग ये स्कोर कम दे रही है, रन कम दे रही है। उसके अलावा यहाँ पर विकेट भी चटका रही हैं। इनके ऊपर देखना पड़ेगा कि क्या करते हैं इस मैच में। एमिलिया की बात करते हैं। एमिलिया केर का जो प्रदर्शन है उनका भी बहुत बढ़िया रहा है, ऑलराउंडर है, वहाँ पर अपने आप स्कोर देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर बॉलिंग का जो कंसिस्टेंसी देखते तो उसमें देखिए 2-1-0-2-2, लेकिन जहाँ पे 0 विकेट लिया है वहाँ पर स्कोर देखिए बहुत कम रन दिए हैं इन्होंने। उसके बाद में ट्रेन की बात करते हैं। ट्रेन का जो बैटिंग के हिसाब से ये ऑलराउंडर है, लेकिन इनके बैटिंग के हिसाब से अभी तक उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहे लास्ट मैचेस का। और अगर बॉलिंग की बात करें तो अभी भी वो डगमगा रही हैं। हैली मैथ्यूज की बात करें, ये पिछले सीजन में सबसे बेस्ट ऑलराउंडर थी और उनके हिसाब से आप देख सकते हैं कि अभी भी उनका जो लगभग है लेवल वो अच्छा क्रॉस कर रही हैं और बॉलिंग के हिसाब से भी वो अच्छा प्रदर्शन कर रही है। लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने लास्ट सीजन खेला था वो बहुत शानदार था, लेकिन इनके ऊपर अभी इतना हावी नहीं हो सकते क्योंकि ये पहला मैच है। अब देखना ये पड़ेगा कि क्या होता है। फिर
जिन टिमानी कलिटा की बात करें तो अभी उनका जो प्रदर्शन है, अभी सिर्फ लास्ट के 2 मैचेस का ही हमें आंकड़ा मिला है, जिसमें अभी तक उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। बॉलिंग के हिसाब से देखें तो अभी इतना बेस्ट नहीं रहा। ओके, कीर्ताना बालाकृष्णन की बात करें तो ये अच्छी बैटिंग कर सकती हैं, उनके पास पोटेंशियल है करने के लिए, लेकिन यहाँ पर अभी तक उनका पिछले 5 मैचेस का अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। लेकिन बॉलिंग की बात करें तो इन्होंने बेहतरीन बॉलिंग की है, यहाँ पर विकेट चटका कर दिए हैं जब भी टीम को जरूरत पड़ी है। आगे की बात करते हैं और भी जो है, अब नटालिया के ऊपर बात करते हैं। नटालिया यहाँ पर सबसे बेस्ट प्लेयर निकल कर आ सकती है मुंबई इंडियंस की तरफ से, क्योंकि उनकी जो पिछले 5 मैच हैं उसमें प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा बैटिंग के तौर पर, लेकिन बॉलिंग के तौर पर देखें हर एक मैच में कम से कम 1 विकेट तो जरूर निकाला है। वस्त्राकार की बात करें तो उनका जो बैटिंग करियर है वो थोड़ा सा डावाडोल है, ऑलराउंडर जरूर है लेकिन बैटिंग अच्छी से अभी नहीं हो रही, लेकिन बॉलिंग के टाइम में ये अच्छा प्रदर्शन कर सकती हैं। ओके, संजना की बात करते हैं तो उनकी जो बैटिंग स्ट्रेंथ है वो फिलहाल ठीक ठाक है। बाला की बात करते हैं, उनकी भी बैटिंग जो है, विकेट कीपर जरूर है लेकिन उनकी जो बैटिंग है वो उस कारगर साबित नहीं हुई पिछले 5 मैचेस में। लेकिन यहाँ भी यशिका भाटिया की बात करें, ये विकेट कीपर चूज करना आसान अच्छा रहेगा क्योंकि इनकी जो बैटिंग स्ट्रेंथ है बहुत शानदार है पिछले 5 मैचेस की। उसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पर एक सबसे अच्छे बॉलर की अगर बात करें मुंबई इंडियंस की तरफ से, स्मेल और इसका और इसी वोंग, ये तीनों के तीनों अच्छे बॉलर भी हैं, लेकिन एजी वोंग के ऊपर दावा खेल सकते हैं कि पिछली बार भी इन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी पूरे के पूरे सीजन में, और उसके अलावा यहाँ पर इसाक के ऊपर भी आप नजर रख सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं दिल्ली कैपिटल की तरफ। तो रोड्रिग की बात करें तो रोड्रिग अभी फिलहाल अच्छा प्रदर्शन कर रही है पिछले 5 मैच में। हाँ, कुछ मैच इनके थोड़े खराब गए हैं लेकिन अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। हैरिस की बात करें तो हैरिस का भी प्रदर्शन शानदार रहा है और ये एक अच्छे बैट्समैन भी हैं, लेकिन एम लैनिंग इसको भूल नहीं सकते क्योंकि ये कैप्टन भी है दिल्ली की और बहुत अच्छी बैटिंग भी करती है। तो यहाँ उनका भी कंसिस्टेंसी देखिए, बहुत शानदार खेल रही है। ओके, वर्मा की बात करें तो शेफाली वर्मा का भी प्रदर्शन ठीक रहा है और इसके ऊपर चांस ले सकते हैं क्योंकि ये ओपनिंग करने आती है और तावा तोड़ बैटिंग करती है। दीप्ति की बात करें तो फिलहाल इनके ऊपर थोड़ा सा दिक्कत रहता है। कैप्सी की बात करते हैं तो कैप्सी अभी फिलहाल अपने बैटिंग का जो खराब दौर है उससे गुजर रही हैं। उसके अलावा सॉदरलैंड, देखिए सॉदरलैंड की बात करते हैं तो इनकी जो बॉलिंग का अभी फिलहाल आंकड़ा है, लेकिन ये बॉलिंग बहुत अच्छी करती है, लेकिन बैटिंग भी अच्छी ये कर सकती हैं, ऑलराउंडर है। रेडी की बात करें तो रेडी एक ऐसी प्लेयर देखने को मिल सकती है जो इस मैच में पलड़ा बदल सकती है, क्योंकि जिस हिसाब से इनकी बैटिंग है और बॉलिंग जिस हिसाब से है वो शानदार है। तो आप अगर अपने 11 खिलाड़ी देख रहे हो तो यहाँ पर इनको ध्यान रखने की जरूरत है। ओके, एक कुमारी की बात करें, अब भी अंडरडॉग है, पता नहीं आगे क्या कर सकती है। नेक्स्ट एम कैप की बात करते हैं तो उनकी पिछले 4 पारियों में अच्छे नंबर आपको देखने को मिल रहे हैं, अच्छे रन बना रही है, उसके अलावा विकेट भी अच्छे से चटका रही है। राधा यादव की बात करते हैं, राधा यादव एक शानदार प्लेयर बनकर निकल सकती है। इनकी जब इनकी बैटिंग आती है तो उतना पावर जरूर लगाती है जिससे आपकी टीम को बदलाव देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके अलावा इनकी जो बॉलिंग है भाई साहब बहुत शानदार। शिखा पांडे बॉलिंग के लिए बेस्ट मानी जाती हैं, इनका इकोनॉमी भी बहुत शानदार रहता है और जब बॉलिंग करती हैं आगे के लोग भी थरथराते हैं, लेकिन बैटिंग के टाइम जब भी चांस मिलता है ये जरूर आंकड़े बना सकती है, ध्यान रखना, ठीक है। मोंडेल की बात करते हैं तो फिलहाल इनके ऊपर इतना भरोसा नहीं किया जा सकता, विकेट कीपर हैं, लेकिन तमन्ना भाटिया विकेट कीपर तो ज़रूर हैं लेकिन ये खेलने ज़रूर आएंगी, लेकिन अभी भी उनको वो अपना टारगेट नहीं मिला है जहां वो अच्छे रन बना सके। ओके, जॉनसन की बात करें तो एक अच्छी ऑलराउंडर तो नहीं कह सकते, लेकिन अच्छी एक बॉलर है जिसमें आपको हर बार विकेट देखने को इसमें ज़रूर मिलता है। मनी की बात करते हैं, मनी का कंसिस्टेंसी देखिए बहुत प्यारा, यहाँ पर इनके जो विकेट निकालने का तरीका है वो शानदार रहता है और साथ में कम रन भी देती हैं। ओके, यादव की बात करते हैं तो इनके खाते में अच्छे विकेट मिल सकते हैं और ये एक अच्छी बॉलर है, ध्यान रखना, क्योंकि ये अंडरडॉग हैं। अगर आपके प्लेयर 11 जब अनाउंस हो जाए टीम के तो अगर ये प्लेयर हैं तो ज़रूर लेना चाहिए क्योंकि ये अच्छी बॉलिंग कर सकती है और इस कंडीशन को जानती हैं।
संधू की बात करते हैं तो संधू का फिलहाल थोड़ा सा डाउट रह सकता है, लेकिन फिलहाल इनकी भी जो बॉलिंग है अभी हाल ही मैचों में बहुत अच्छी से चली है। तो इस तरह से ये सारा क्राइटेरिया रहेगा। तो अब आप लोगों को खुद के ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट रखना होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। बाकी की मैंने सारी रिपोर्ट आपको दे दी है, तो ऐसी रिपोर्ट आप लोगों को यहीं पर मिलती रहेगी। और उसके अलावा हम लोग लाइव मैच में भी इंटरेक्ट करेंगे कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, सारी बातें हम लोग करेंगे इस मैच के लाइव में। और वुमेन प्रीमियर लीग के सारे मैच हम लोग लाइव कवर भी करेंगे और इस तरह से आपको प्रेडिक्शन भी देते रहेंगे। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और हम लोग आगे के मैच के बारे में भी इस तरह से स्ट्रेटेजी बनाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।